morning students, welcome to this online lecture of FYJC Secretarial Practice। अगर आपको ध्यान में होगा तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था and that chapter number 2 is joint stock company। Now this joint stock company starts on page number 16। पेज नंबर 16 पे स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। उस इंट्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या सिचुएशन है उसके ऊपर हमने चर्चा करी। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिलेबस से तो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि भाई थोड़ा बहुत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड विद मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेंगे क्योंकि वो बीच में कट ऑफ हो गया था। तो मैं आप लोगों को पहले क्विक रिव्यू देता हूं, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है कंपनी, और इस कंपनी को किसी भी काम के लिए शुरू किया जा सकता है, यानी कि इस कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए। कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने एग्जांपल दिया था, डीमार्ट है, स्टार बाजार है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दोज कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और फिर उसके बाद नंबर 3 मैंने आपसे कहा था कि सर्विसेज के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये सब सर्विसेज देती है। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और कामकाज को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है जिसे हम इंडियन कंपनीज एक्ट कहते हैं। ये कानून बना था 1956 में, और इस कानून का लेटेस्ट में अमेंडमेंट हुआ है सन 2013 में। इस कानून का अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। अब इस कानून के मुताबिक जब कभी भी कोई कंपनी स्टार्ट करना हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी, और इसीलिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कहते हैं। इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। रजिस्ट्रेशन जब मैं करवाता हूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब मैं मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो मेरी कंपनी का जन्म होता है एक व्यक्ति के रूप में, और कंपनी बन जाती है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी बन जाती है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कानून की नजर में कंपनी एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसका कोई शारीरिक अस्तित्व, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप और मैं रियल पर्सन है, हमारा शरीर है, हमारा शारीरिक अस्तित्व है,
फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कंपनी का हाथ पैर नहीं, शरीर नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन जो कुछ भी एक रियल पर्सन कर सकता है वो कंपनी कर सकती है आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में। कंपनी जमीन खरीद सकती है, कंपनी लोगों को अपने पास काम पर रख सकती है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा सकती है, कंपनी ट्रांजैक्शंस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स कर सकती है। सर कंपनी कैसे करेगी? कंपनी को तो शरीर ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने के लिए साइन करना पड़ता है। तो मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति के रूप में साइन करने के लिए हर कंपनी के पास होता है कॉमन सील। हर कंपनी के पास होता है कॉमन सील। ये कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर के रूप में काम में लिया जाता है। इट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जिस किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी के साइन या सिग्नेचर की आवश्यकता होगी उस डॉक्यूमेंट पर ये कॉमन सील लगा दिया जाएगा। सो बेसिकली लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है इंडियन कंपनीज एक्ट के मुताबिक। रजिस्ट्रेशन करने पर कंपनी का जन्म होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जिसका एक कॉमन सील है, और ये कॉमन सील सिग्नेचर के रूप में काम में लिया जाता है। अब कंपनी क्योंकि लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इसका लार्ज कैपिटल है, करोड़ों रुपए का कैपिटल होता है, और ये करोड़ों रुपए का कैपिटल जो है इट इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का लार्ज कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। इन स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। कंपनी ये शेयर्स पब्लिक को बेचती है और उनके पास से कैपिटल के रूप में पैसा लेती है। जो लोग शेयर खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं, देख लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो लोग शेयर्स खरीद के कंपनी को पैसा या कैपिटल देते हैं दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स। इन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर कौन है सर? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इन्होंने शेयर खरीद के कैपिटल दिया है। कैपिटल देने वाला बिजनेस का ओनर होता है, इसलिए शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं। इनको हम मेंबर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इन्हें हम मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्यों कहते हैं? इन्हें हम मेंबर्स ऑफ द कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में लिखा जाता है। जो भी कंपनी में शेयर खरीदेगा उसका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में लिखा जाएगा एंड दैट पर्सन विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कैपिटल के साथ साथ में देयर इज लार्ज मेंबरशिप। देयर इज लार्ज मेंबरशिप। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में लार्ज मेंबरशिप होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंपनी शेयर्स बेचती है, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स या बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब यदि जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली जॉइंट स्टॉक कंपनियां तो ऐसे तो बहुत प्रकार की है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे दो प्रकार की माना जाता है कि भाई कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। देख, जिस कंपनी में सिर्फ मैं और मेरे घर परिवार के जान पहचान के लोग हों दैट इज प्राइवेट कंपनी। जिस कंपनी में कोई भी बंदा शेयर खरीद सकता है दैट इज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ घर परिवार के लोग होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना है तो मिनिमम 2 मेंबर्स की आवश्यकता है। कितने मेंबर्स की? 2 मेंबर्स की। यू नीड 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50।
यानी कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट अगर करनी है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग। पब्लिक कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स। और मैक्सिमम नो लिमिट, यानी कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई सीमा या लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर आप बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 25 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अब देखो, ये जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अब क्या है कि डेली बेसिस पर कंपनी सामान्य तौर पर क्या होता है, कोई भी बिजनेस को कौन संभालता है? सर, बिजनेस को उसका मालिक या ओनर संभालता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देख, हजारों की संख्या में शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर के पास कंपनी की ओनरशिप है। ये शेयर होल्डर देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये डेली बेसिस पे कंपनी को चलाएं। इसलिए शेयर होल्डर के पास ओनरशिप तो है मगर वो कंपनी को मैनेज नहीं करता है। मैनेज करने के लिए वो लोग अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। दे अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ओनरशिप किसके पास है? सर, ओनरशिप जो है ये शेयर होल्डर के पास है। इट इज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है मगर वो कंपनी को मैनेज नहीं करता है। कंपनी को मैनेज करने के लिए वे लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सर, डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है कि 1-2 लोग नहीं चला पाएंगे कंपनी को, इसलिए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और इस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? सर, शेयर होल्डर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। They are elected representatives. शेयर होल्डर ने इनको चुना है और चुन करके अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है? इनको अपॉइंट किया है कंपनी को मैनेज करने के लिए। देख, भारत एक प्रजातंत्र है, देश है। प्रजातंत्र मतलब यहां पर प्रजा का राज चलता है, डेमोक्रेसी। इस देश में मेरा राज चलता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने पार्लियामेंट में चुन करके अपने एमपी को भेजा है और वो मेरे बिहाफ में पार्लियामेंट में देश को चलाने का काम करता है। उसी तरीके से शेयर होल्डर बड़ी संख्या में है, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। उनके लिए डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये शेयर होल्डर क्या करते हैं? डायरेक्टर्स को चुनते हैं। इस डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये मैनेज करेंगे कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। इसीलिए हम कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ओनरशिप किसके हाथ में है? शेयर होल्डर के हाथ में। मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको क्लियर करता हूं और इससे आगे बढ़ता हूं। ध्यान रखना, आगे चल करके फीचर्स में यही सारे पॉइंट आएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास कॉमन सील, इसके अलावा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स इसके फीचर्स बनेंगे। बट अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वी प्रोसीड फर्दर। इसको हटाता हूं। So there is separation of ownership and management. अच्छा, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून की नज़र में कंपनी का अस्तित्व उसके ओनर के अस्तित्व से अलग है। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक अलग कानूनी अस्तित्व है। कानून की नजर में कंपनी अलग है और उसके ओनर्स का अस्तित्व अलग है। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है, सोल ट्रेडर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। यहां पर कंपनी इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग। कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स का अस्तित्व अलग है और कंपनी का अस्तित्व अलग है। यानी कंपनी कुछ करे तो उसके लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा और मेंबर को कुछ होता है तो उसका असर कंपनी पे नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से कंपनी एंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेशन। देख, कानूनी अस्तित्व कंपनी का अलग है, यानी कि कंपनी अपने मेंबर्स से अलग है और इस वजह से यदि कंपनी के मेंबर को कुछ भी होगा ना, कंपनी के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देख, मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल क्या दिया था, हमारा देश डेमोक्रेसी है। जवाहरलाल नेहरू गुजर गए तो क्या देश बंद हो गया? नहीं ना। उसके बदले में लाल बहादुर शास्त्री आ गए, वो गए तो उसके बदले में दूसरा प्रधानमंत्री अभी कौन है? मोदी है। मोदी जाएगा तो बदले में कोई दूसरा आ जाएगा, देश चलता ही रहेगा। वैसे ही परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी को मिल जाती है लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। एक व्यक्ति के रूप में कंपनी का लंबा जीवन है। देख, तू और मैं ना एक सर्टेन एज के बाद में हमारी डेथ हो जाएगी, लेकिन कंपनी चलती ही रहेगी। कंपनी के किसी भी मेंबर को या कंपनी के किसी भी डायरेक्टर को कुछ भी हो जाए, कंपनी का काम नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अस्तित्व मेंबर्स के अस्तित्व से अलग है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई या अगर वो मेंबर पागल हो गया तो उसके बदले में दूसरा मेंबर आ जाएगा। एक मेंबर जाएगा तो दूसरा मेंबर आएगा, कंपनी का काम चलते ही रहेगा। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। यानी वर्क ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। किसी भी मेंबर की डेथ होने पर, पागल होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर या उसके शेयर्स बेच देने पर कंपनी के काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। देख, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पहले धीरूभाई अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी डेथ हो गई तो मुकेश अंबानी आ गया। अब मुकेश अंबानी भी जाएगा तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, बदले में कोई दूसरा आ जाएगा। देयर विल बी समवन एल्स।
कंपनी का काम चलते ही रहेगा, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, सेपरेट लीगल स्टेटस का एक बड़ा फायदा यह है कि देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सर, लायबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है। इट इज द अमाउंट टू बी पेड टू अदर्स, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरी होती है लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में मान लो मेरे बिजनेस में पैसा है 10 लाख रुपया, ये 10 लाख रुपया मेरे असेट्स हैं, ये 10 लाख के असेट्स हैं। मान लो मुझे बिजनेस में लॉस होता है और कर्जा हो जाता है 12 लाख रुपए का, तो 10 लाख के तो एसेट्स हैं, वो बेच के पैसा चुकाऊंगा और बाकी का 2 लाख मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी वो होती है जिसमें पूरा कर्जा चुकाना पड़ता है। यानी अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ रहे हैं, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं 10 लाख के, कर्जा कितने का है 12 लाख का, तो ये 10 लाख तो एसेट्स बेच के चुकाए जाएंगे, बाकी के जो 2 लाख कम पड़ रहे हैं ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा, लेकिन पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, इफ बिजनेस assets are insufficient, then the creditors must be paid from private property। यानी कि उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू क्लियर द डेब्ट्स। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब है कि कर्जा अगर ज्यादा भी है ना, तो भी जितने एसेट्स होंगे उतना ही कर्जा चुकाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कर्जा किसका है? कंपनी का है। कर्जा किसका है? कंपनी का है। और इस कर्जे के लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। सेपरेट लीगल स्टेटस है। बिजनेस किसने किया? कंपनी ने। कर्जा किसने लिया? कंपनी ने। और कंपनी खुद एक व्यक्ति है, तो उस कर्जे के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार है। शेयर होल्डर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जितने एसेट्स होंगे उतना चुकाया जाएगा, बाकी के पैसे के लिए शेयर होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। So that is limited liability of shareholders। एक और एक खास बात यह है कि यदि आप कंपनी में शेयर खरीद के शेयर होल्डर बनते हो, तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसे आप जब चाहें आप एनकैश कर सकते हो, यानी कि रोकड़ा कर सकते हो। भी मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदे और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं ये शेयर्स किसी और को बेच के ट्रांसफर कर सकता हूं और उसके पास से पैसे ले सकता हूं। तो देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर जब चाहे जिसे चाहे अपने शेयर्स बेच करके ट्रांसफर कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, मगर फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं। उसमें थोड़े बहुत प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिनका आपको पालन करना होगा, बट शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपको ये सारा सब कुछ मिलेगा
फ्रॉम पेज नंबर 19 ऑनवर्ड्स, पेज नंबर 20 पर अगर आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा फीचर्स ऑफ शेयर्स। फीचर्स ऑफ शेयर्स के ऊपर जरा सा एक नजर मार लेंगे आप लोग जरा। सबसे पहला ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शेयर खरीद करके मेंबर बन सकता हूं और अपनी मर्जी से शेयर बेच करके ट्रांसफर करके मेंबरशिप छोड़ सकता हूं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। नंबर 2 आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इससे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैंने इधर अंडरलाइन किया था। कंपनी रजिस्टर्ड है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए वो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। नंबर 3 क्या दिया है देखो, फीचर पेज नंबर 21 पे मिलेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि सेपरेट लीगल स्टेटस, अलग कानूनी अस्तित्व है। कानून की नजर में कंपनी का अस्तित्व अलग है और उसके मेंबर्स का अस्तित्व अलग है। फिर नंबर 4 पे देखो आपको मिलेगा आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी कानून की नजर में एक व्यक्ति है जो रियल नहीं है मगर आर्टिफिशियल है। नंबर 5 मिलेगा परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी को मिलती है लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। नंबर 6 देखो आपको मिलेगा कॉमन सील, जो कि मैंने आपसे कहा था कंपनी के सिग्नेचर के रूप में काम में लिया जाता है। नंबर 7 आपको देखो मिलेगी लिमिटेड लायबिलिटी। ये देख लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के कर्जे के लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो मैं किसी कंपनी में 2 लाख रुपए के शेयर खरीदता हूं, आई परचेज शेयर्स वर्थ ₹2 lakhs, तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है 2 लाख तक। कंपनी को चाहे करोड़ों रुपए का कर्जा हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा कितना डूबेगा? 2 लाख डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। ठीक है, सो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अलावा देखो पॉइंट नंबर 8 में आपको मिलेगा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, दशहरे की मुबारकबाद।